नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अशोक यादव गीतांजलि विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज धोरण 9 यानी कि कक्षा 9 में आज हम पत्र लेखन के बारे में बात करेंगे। अगली बार जब मिले थे तब हमने अहवाल लेखन पढ़ा था। आज एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो पत्र लेखन का आता है, तकरीबन 3 से लेकर 5 मार्क तक का प्रश्न होता है। इस प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे, पत्र लेखन कैसे किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, हम अपने मित्रों, संबंधियों तथा दूर रहने वाले लोगों तक सूचना, विचार या भाव पत्र अथवा चिट्ठी आदि के द्वारा भेजते हैं। जब कभी हमारे कोई सगे संबंधी हो, हमारे मित्र हो जो हमसे काफ़ी दूर रहते हो, तो उससे संपर्क बनाए रखने के लिए हम पत्र व्यवहार करते हैं और अपनी बात, अपना भाव, अपनी संवेदना एक दूसरे को भेजते हैं। पत्र सिर्फ परिवार वाले या सगे संबंधी या हमारे मित्रों को ही नहीं लिखे जाते। पत्र कई तरह के होते हैं। पत्र हम निजी पत्र जो होते हैं, जो हमारे मित्र सर्कल, हमारे सगे संबंधी को लिखते हैं, परिवार वालों को लिखते हैं। कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो हम किसी सरकारी कचहरी में लिखते हैं। तो ऐसे अनेकों पत्र होते हैं। आज हम इसके बारे में संक्षेप में थोड़ी बातचीत करेंगे। पत्र में स्वाभाविकता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वाभाविकता है। जिस तरह प्रत्यक्ष बात करते हो, और जो प्रत्यक्ष बात करते हो जो हमारी भाषा शैली होती है, ऐसी भाषा शैली हम परोक्ष तरह के जो पत्र लिखते हैं ऐसे होनी चाहिए। छोटी मोटी बात तो टेलीफोन के द्वारा भी भेजी सकती है। टेलीफोन यानी कि मोबाइल फ़ोन इत्यादि जो साधन हैं, उसके द्वारा हम कुछ माहिती का आदान प्रदान कर सकते हैं जो छोटी छोटी होती है। लेकिन कुछ ज़्यादा माहिती, विस्तार से कोई बात कहनी हो और हम सामने नहीं कह सकते, ये सभी बातें हम पत्र के माध्यम से कह सकते हैं। इसलिए आज के जीवन में पत्र के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मोबाइल और फ़ोन का प्रयोग होते हुए आज पत्र का कुछ महत्व जो हो सकता है इतना नहीं रहा। फिर भी उसका महत्व हमें नकारा नहीं जा सकता, मतलब कि उसका महत्व तो है ही। पत्र लिखना भी एक कला है, एक कला होती है। वैसे नहीं कि हम जो कुछ पत्र सामने वाले के पते पर लिख दिए, ऐसे पत्र नहीं लिखे जाते। पत्र लिखने की एक कला होती है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम जब पत्र लिखते हैं, हमारे दोस्त, अपने सगे संबंधी, हमारे परिवार वालों, हमसे बड़े हो, हमसे छोटे हो, तो उसमें क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सभी बातें मैं यहाँ ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि पत्र में लिखने वाले का पूरा पता और दिनांक उपयुक्त स्थान पर लिखा जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को हम पत्र लिखते हैं उस व्यक्ति का पूरा पता और जिस समय, जिस तारीख को हम पत्र लिखते हैं उस तारीख भी उसमें लिखनी चाहिए, जो उसके योग्य स्थान पर लिखे। खास तौर पर हम पत्र लिखते हैं तो पत्र के बाईं ओर सबसे ऊपर हम सामने वाले मित्र, दोस्त, सगे संबंधी, जो हमारे परिवार वाले, जिसको भी हम पत्र लिखते हैं उसका नाम, सरनामा जो हम लिखते हैं और वहीं पर लिखे होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जिस व्यक्ति को पत्र लिखा गया हो उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, महोदय, मान्यवर आदि। जिस व्यक्ति को हम पत्र लिखते हैं, चाहे हमारे पिताजी को पत्र लिखते हैं तो पूज्य पिताजी, हमारे दोस्त को पत्र लिखते हैं तो प्रिय मित्र और दोस्त का नाम। अगर हमसे कोई छोटा है तो उसे चिरंजीव ची करके हम लिखते हैं। अगर हम किसी सरकारी कर्मचारी को पत्र लिखते हैं, अधिकारी को पत्र लिखते हैं, तो भी हमें मानवाचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसे बहुत से संबोधन हैं। जिस व्यक्ति को हम पत्र लिखते हैं वो कौन है, उसके संबंधित हमें ये सब संबोधन उचित स्थान पर लिखना चाहिए। तीसरी बात यह कि पत्र की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए। पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सामने वाले जब व्यक्ति पत्र पढ़ता है तो पढ़ते समय
उसको हमारी भाषा समझ में आनी चाहिए और सुबोध होनी चाहिए, मतलब कि उसमें से उसे कुछ बोध मिल सके, हमारी बात ध्यान से वो समझ सके। वाक्य छोटे होने चाहिए और छोटे छोटे वाक्य से ही पत्र लिखना चाहिए, जिससे कि सामने वाला, पढ़ने वाला जो व्यक्ति है वो बोर न हो जाए और ध्यान से हमारा पत्र पढ़े और हमने जो बातें लिखी है उसे समझने की कोशिश कर सके। चौथा नियम यह है कि पत्र लिखते समय अपनी बात संक्षेप में करनी चाहिए। संक्षेप में पत्र लिखते हैं तो पत्र 100 शब्दों के अंदर समाप्त हो जाए, इसी तरह पत्र लिखना चाहिए, नहीं कि 3-4 पेज लिखे और विस्तार से लिखे ही जाए। जब हम ऐसा करेंगे तो सामने वाला बोर हो जाएगा और अपने जो पत्र पढ़ने में जो उनका ध्यान है वो अपनी बात समझ नहीं सकेगा और पत्र में जो हम बात कहना चाहते हैं वो बात को वो नकार देगा। इसलिए जो भी भाषा, सरल भाषा में जब पत्र लिखते हैं तो जो बात हम कहना चाहते हैं वो एकदम संक्षिप्त में कहनी चाहिए। 5वां नियम यह है कि प्रार्थना पत्रों में लिखने वाले को अपने को छोटा मानते हुए अधिकारी या व्यक्ति जैसे प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक के प्रति सम्मानपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब प्रार्थना पत्र हम लिखते हैं, मान लो कि कोई विद्यार्थी अपने स्कूल के आचार्य को पत्र लिखते हैं छुट्टी लेने के बारे में, अगर कोई हम किसी क्षेत्र के अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो जिससे हम पत्र लिखते हैं जो पद की दृष्टि से बड़ा हो, उम्र की दृष्टि से बड़ा हो या संबंध की दृष्टि से बड़ा हो, तो जब उसे हम पत्र लिखते हैं तो हमें सम्मानपूर्वक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि आदरणीय, पूज्य, पूजनीय, महोदय, ऐसे। तो हम जब हमसे बड़े किसी भी तरह बड़े, संबंध में बड़े हो या उम्र में बड़े हो या जो पद से बड़े हो, तो हम बड़ों को जब पत्र लिखते हैं तो हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? सम्मानपूर्ण भाषा होनी चाहिए। अपनी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए कुछ कारण भी देना चाहिए ताकि वे आपकी प्रार्थना स्वीकार कर सके। तो जब हम उसे पत्र के बारे में पत्र लिखते हैं, हमारी कुछ बातें, हम कुछ विनती करते हैं तो हमारी विनती का कारण भी हमें लिखना चाहिए कि हमारी विनती स्वीकार कीजिए। अगर हम छुट्टी लेना चाहते हैं तो छुट्टी क्यों लेना चाहते हैं उसका कारण भी हमें पत्र में देना चाहिए ताकि वो हमारी विनती एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार सके। 6ठा नियम, पत्र के अंत में लिखने वाले को संबंध के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। पत्र के अंत में जब कोई मित्र पत्र लगता है तो पत्र के अंत में जैसे हमने संबोधन किया था वैसे ही हमें समापन में हमारा जो उसके साथ जो संबंध है उस संबंध के जरिए जो हमें लिखना चाहते हैं, जैसे कि मित्र हो तो तुम्हारा प्रिय मित्र, अगर हम अपने शिक्षक, अपने गुरु को पत्र लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं तो अंत में आपका आज्ञाकृत विद्यार्थी, अगर हम कोई अपने पिताजी को पत्र लिखते तो आपका आज्ञाकृत पुत्र, ऐसे जो संबंध के अनुरूप हमें शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी बात पत्र लिखते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब पत्र के प्रकार, पत्र के कुल 4 प्रकार होते हैं। वो कौन से प्रकार होते हैं? चारों प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। तो निजी या पारिवारिक पत्र, निजी पत्र या पारिवारिक जो पत्र होते हैं वो हमारे सगे संबंधी, दोस्त, मित्र को हम पत्र लिखते हैं। ऐसे पत्रों को निजी पत्र या पारिवारिक पत्र कहे जाते हैं। दूसरा, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र किसे कहते हैं? प्रार्थना पत्र ये कि कोई हमसे बड़ा हो और हम उससे कुछ विनती करते हैं, ऐसा जो पत्र होता है उसे प्रार्थना पत्र कहते हैं। जैसे कि कोई विद्यार्थी छुट्टी लेने के लिए अपने स्कूल के हेडमास्टर को पत्र लिखता है तो वो प्रार्थना पत्र है। अगर कोई शिक्षक छुट्टी लेने के लिए अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखता है, छुट्टी मांगता है, वो प्रार्थना पत्र है। अगर हमारा कोई सोसाइटी, मोहल्ले का कोई कार्य, आरोग्य के संबंधित या कोई भी संबंधित कार्य हो, बिजली संबंधित हो, आरोग्य संबंधित हो
कोई भी कार्य, हम महानगर पालिका को कोई पत्र लिखते हैं, उसके कचहरी के बड़े अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो उसे भी प्रार्थना पत्र कहते हैं। तो ऐसे जो पत्र होते हैं वो प्रार्थना पत्र है। अगला पत्र है व्यावसायिक पत्र, जो हम अपना व्यवसाय के बारे में लिखते हैं। हम कोई व्यापारी को पत्र लिखते हैं, कोई व्यापारी के माल बेचते हैं, अगर सामान लाते हैं, खरीदते हैं, तो धंधा बिजनेस के लिए जो हम पत्र का जो व्यवहार करते हैं, ऐसे जो पत्र है वो व्यावसायिक पत्र कहे जाते हैं। और लास्ट में निमंत्रण पत्र या बधाई एवं धन्यवाद पत्र। अगर हम किसी को अपने यहाँ कोई शादी का प्रसंग हो, कोई फंक्शन हो, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोई किसी को भी हमें निमंत्रण देना पड़ता है, उस वक्त हम जो पत्र लिखते हैं उसे निमंत्रण पत्र कहे जाते हैं। बधाई एवं धन्यवाद, अगर हम किसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और उनको जब पत्र लिखते हैं तो उसे धन्यवाद पत्र कहे जाते हैं। और किसी को हम बधाई देना चाहते हो, किसी की शादी की बधाई देना चाहते हो, किसी को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हो, किसी का लड़का कोई परीक्षा में अच्छे मार्क्स से पास होता हो, किसी का प्रमोशन होता हो, किसी को नौकरी मिलती हो, इस सब के बारे में हम शुभेच्छा पत्र जो भेजते हैं वो सब बधाई पत्र कहे जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपने पत्रों के बारे में कुछ पढ़ा कि पत्र के नियम क्या होते हैं, पत्र कैसे लिखे जाते हैं, पत्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र कैसे लिखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे एक पत्र की, जो हम परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसा एक पत्र लेंगे और उस पत्र हम यहाँ पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ साथ उस पत्र को पढ़ेंगे। मित्रों, हम एक पत्र पढ़ेंगे। प्रश्न होता है कि निम्नलिखित पत्र लिखिए। 15 तृप्ति सदन, गांधी रोड, राजकोट से अरुणा भावनगर निवासिनी अपनी सखी गीता को राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व समझाकर हिंदी की परीक्षा देने का अनुरोध करती हुई पत्र लिखती है। तो इस पत्र में अरुणा है वो अपनी सखी गीता को राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व समझाती है और महत्व समझाते हुए हिंदी की जो परीक्षा आती है वो परीक्षा देने का वो पत्र लिखकर अनुरोध करती है। तो कैसे पत्र लिखती है? तो सबसे पहले दाईं ओर पत्र का सामने वाले का एड्रेस लिखना पड़ता है। सबसे पहले हमें हमारा एड्रेस लिखना पड़ता है। तो 15 तृप्ति सदन, गांधी रोड, राजकोट, पिन कोड 360001। दिनांक भी हमें फर्जियात लिखनी है। 25 अगस्त 2018 को पत्र लिखा गया है। तो मित्रों, सबसे पहले हम पत्र लिखते हैं तो दाईं ओर हमारा यानी कि जो पत्र लिखता है उसका एड्रेस और उसकी तारीख हमें यहाँ लिखनी है। अब हम जब पत्र लिखते हैं तो संबोधन की बात की थी हमने, तो सबसे पहले हमें संबोधन करना है। तो अपने मित्र या सखी को जब हम लिखते हैं तो प्रिय संबोधन करके हम लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है, प्रिय गीता, प्रिय सखी गीता भी लिख सकते हैं, प्रिय सहेली गीता भी लिख सकते हैं। अगर कोई दोस्त हो, मित्र हो तो प्रिय मित्र ऐसे भी लिख सकते हैं। सब प्रेम नमस्कार, हमें सबसे पहले पत्र संबोधन के बाद सामने वाले को हमें विवेकपूर्ण नम्रतापूर्वक पत्र लिखने से पहले हमें नम्रतापूर्वक उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। कल तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अफसोस हुआ कि तुमने राष्ट्रभाषा के वर्ग में जाना बंद कर दिया है। गीता पत्र लिखती है कि कल ही तुम्हारा पत्र मिला और पत्र से मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि तुमने राष्ट्रभाषा हिंदी का जो क्लास में तू जाती थी उसमें तूने जाना बंद कर दिया है और राष्ट्रभाषा कोविद की परीक्षा में बैठने का अपना इरादा छोड़ दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, राष्ट्रभाषा की एक परीक्षा आती है, कोविड परीक्षा, कोविद अनुवाद विनीत, ऐसी परीक्षाएं राष्ट्रभाषा की आती है जो परीक्षाएं हम दे सकते हैं। तो
राष्ट्रभाषा कोविद की जो परीक्षाएं थी वो परीक्षा में न बैठने का संकल्प करती है गीता, तो उस गीता को पत्र लिखकर कहती है कि मुझे अफसोस हुआ कि तूने वो पत्र में मैंने जाना कि तुमने राष्ट्रभाषा का क्लास में जाने को बंद किया है। समाज में अब भी अंग्रेजी का बोलबाला देखकर शायद तुम्हें हिंदी पढ़ना व्यर्थ लगता हो, लेकिन ऐसी बात नहीं। समाज में आज अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ गया है, इसलिए शायद तुम्हें हिंदी का महत्व तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गुजरात में गुजराती भाषा से हमारा काम आसानी से चलता है। अगर हम जो प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की भाषा से हमारा काम चल सकता है आसानी से, लेकिन गुजरात से बाहर गुजराती हमारे काम नहीं आ सकती। गुजरात के बाहर गुजराती हमारे काम में आ सकती नहीं है। दूसरे प्रांत में आने पर या दूसरे प्रांतों के लोगों से मिलने पर हिंदी ही हमारे काम आ सकती है। दूसरे प्रांत में हम जाएंगे तो हिंदी भाषा ही हमें काम आएगी। वही एक ऐसी भाषा है जिसे लगभग सारे देश के लोग बोल और समझ पाते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि हिंदी भाषा से हिंदुस्तान के कोई भी प्रदेश में हम जाए तो यहाँ हम ये भाषा बोल सकते हैं और इससे काम ले सकते हैं। हिंदी का ज्ञान हमें सब अपने देश में कहीं भी परायापन महसूस नहीं होगा। अगर हम हिंदी जानते होंगे तो हिंदी में हमें कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी कोने में हम जाए तो हमें कोई परायापन महसूस नहीं होगा। जहाँ जाएंगे वहाँ अपनापन ही महसूस होगा। इसके द्वारा हम सभी प्रांतों के लोगों से सरलतापूर्वक बातचीत कर सकते हैं। अगर हमें हिंदी भाषा का ज्ञान होगा तो हम भारत के कहीं भी क्षेत्र में सरलतापूर्वक अपना व्यवहार कर सकेंगे और बातचीत कर सकेंगे। जो राष्ट्रभाषा सारे देश के दिलों को जोड़कर एक करती है उसे सीखना हम सबका कर्तव्य है। जो राष्ट्रभाषा हिंदी है वो सारे देश के देशवासियों को जोड़कर एक करती है। हमारी एकता बनाए रखने में राष्ट्रभाषा हिंदी का बहुत योगदान है, उसे सीखना हम सबका कर्तव्य है। तो हिंदी बोलना और हिंदी सीखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमें सदा यह बात याद रखनी चाहिए कि हिंदी राष्ट्रीय एकता, प्रेम और भाईचारे की भाषा है। कैसी भाषा है हिंदी? राष्ट्रीय एकता, प्रेम और भाईचारे की भाषा है। वही भारत की भारती है। उसका अध्ययन करने में हमें गौरव का अनुभव होना चाहिए। तो हमें गौरव होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदी भाषा बोलते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए हमें गौरवान्वित होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम राष्ट्रभाषा की पढ़ाई फिर से शुरू कर दोगी और अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करोगी। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारी सखी अरुणा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने देखा यहाँ अरुणा जो अपनी सखी गीता को हिंदी भाषा का महत्व समझाते हुए पत्र लिखती है अपनी सखी गीता को। तो आप भी ऐसे पत्र लिख सकते हैं हिंदी भाषा के बारे में भी, और कोई भी विषय दिया गया हो उस विषय के बारे में, लेकिन पत्र का ढांचा यही रहता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपने पत्र व्यवहार के बारे में जाना, उसके नियम जाने, कैसे पत्र लिखते हैं, पत्र का नमूना भी हमने पढ़ा। आशा रखता हूँ कि आपको पत्र लेखन में कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए और कोई प्रॉब्लम हो तो चौक्कस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या स्कूल का जो फ़ोन नंबर आपके पास है, जो ग्रुप के एडमिन का जो नंबर है, उसको आप फ़ोन करके संपर्क करके कुछ ज़्यादा सीख सकते हैं, स्कूल में भी आ सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે આપણે રજા લઈએ, વળી પાછા મળીશું નેક્સ્ટ પીરિયડમાં। ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।